गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सेट 2 इकोनॉमिक्स क्लास 12 नवंबर 2022 में जो हुआ उसको सोल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार से है। पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 हैं वो उसमें हमने ठीक का निशान लगाना है, यानी कि MCQ है। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, कौन सा सेमेस्ट्री आर्थिक अध्ययन नहीं है। कौन सा सेमेस्ट्री आर्थिक अध्ययन नहीं है, यानी कि विच इज़ नॉट ए मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी। जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी है वो कौन सा नहीं है, सेमेस्ट्री आर्थिक अध्ययन। तो यहाँ पर मुद्रा की जो पूर्ति है, ये पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी, ये सेमेस्ट्री है। सेब की मांग, देखो सेब एक वस्तु है, ये सेमेस्ट्री नहीं है। एक वस्तु, एक व्यक्तिगत इकाई, इंडिविजुअल यूनिट्स जो होती हैं वो माइक्रो होती हैं, यानी कि वेस्टी होती हैं। तो ये सेमेस्ट्री नहीं है। ख जो ऑप्शन है वो है समग्र मांग। देखो मुद्रा की पूर्ति सेमेस्ट्री है, समग्र मांग सेमेस्ट्री है, एग्रीगेट डिमांड जो होती है। सरकारी बजट ये भी सेमेस्ट्री है। तो यहाँ पर जो हमारा क और ये जो ऑप्शन है, यहाँ भी ख दे रखा, ये बी ऑप्शन जो है, इंग्लिश में हम देखते हैं सप्लाई ऑफ मनी, डिमांड ऑफ एप्पल्स, ये बी ऑप्शन हमारा ठीक है। और ये जो सी ऑप्शन है ये भी गलत है, ए ऑप्शन भी गलत है और डी ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भी कौन सा सेमेस्ट्री आर्थिक अध्ययन नहीं है। तो ख ऑप्शन है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, बाकी के गलत हैं। ओके बच्चों, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। सेकंड जो क्वेश्चन वो है, घिसावट व्यय किस में शामिल किया जाता है। घिसावट व्यय, घिसावट व्यय को हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन एक्सपेंसेस जो हैं, डेप्रीसिएशन के ऊपर जो खर्चे हैं वो किस में शामिल किया जाता है। तो देखिएगा, घिसावट व्यय किस में शामिल किया जाता है। बाजार कीमत पर GNP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, बाजार कीमत पर, यानी कि GNP एट MP है ये। बाजार कीमत पर NDP, यह नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट शुद्ध, यहाँ इसमें शामिल नहीं किया जाता। बाजार कीमत पर NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यहाँ भी शामिल नहीं किया जाता, यहाँ भी शामिल नहीं किया जाता। और इनमें से कोई नहीं, इसमें तो होगा ही नहीं। देखो यहाँ पर जो है ना, बाजार कीमत पर GNP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जो ग्रोस होता है, जो सकल होता है, उसमें डेप्रीसिएशन शामिल होता है। तो हमारा जो क ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है। पहला जो ए ऑप्शन है GNP एट मार्केट प्राइस, ये सही है। और NDP एट मार्केट प्राइस ये गलत है। NNP एट मार्केट प्राइस ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो प्यारे बच्चों, 2 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय आय में, देखो बच्चों, राष्ट्रीय आय में अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होते, मध्यवर्ती वस्तुएं भी शामिल नहीं होती, हस्तांतरण आय बिल्कुल भी शामिल नहीं होती है। तो लेखा वर्ष में स्टॉक में वृद्धि, ये घ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। ये क्यों? क्योंकि देखिएगा, जब हम व्यय विधि का प्रयोग करते हैं तो उसमें स्टॉक में परिवर्तन, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक, वो हम जोड़ते हैं। जो दिखेगा उसमें क्या है, सभी प्रकार के व्यय शामिल किए जाते हैं, शुद्ध निर्यात भी शामिल किया जाता है, स्टॉक में परिवर्तन भी शामिल किया जाता है। ठीक है, तो व्यय विधि के द्वारा जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो ये वाला ऑप्शन उसमें आता है। तो इसलिए हमारा घ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। स्टॉक में परिवर्तन या लेखा वर्ष में स्टॉक में वृद्धि या परिवर्तन एक ही बात है, ये व्यय विधि के द्वारा है, इसलिए घ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिएगा, MPC जमा MPS इज इक्वल टू 1, ये बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन। B MPC जमा MPS ग्रेटर देन 1, ये गलत है। C है MPC माइनस MPS, ये भी गलत है। MPC माइनस MPS इक्वल टू 1, ये बिल्कुल गलत है। और MPC जमा MPS इक्वल टू 0, ये भी गलत है। MPC इज इक्वल टू MPS इक्वल टू 1, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा है। क्योंकि देखिएगा बच्चों, Y इज इक्वल टू C प्लस S, और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, Y बटा Y इज इक्वल टू C बटा Y S बटा Y, ये भी कर सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि देखिएगा, Y इक्वल टू डेल्टा C जमा डेल्टा S, और बटे में सभी पे Y करेंगे तो यहाँ डेल्टा Y और यहाँ डेल्टा Y हो जाएगा।
तो ये देखिएगा डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई एम पी सी और डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई एम पी एस हो जाएगा। और जब हम इनको जोड़ेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है बच्चों, किस जमा से हम चेक से भुगतान कर सकते हैं? किस जमा से? यहाँ पर सावधि जमा, यहाँ पर हम भुगतान नहीं कर सकते। क्या ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि जो एफडी होती है उसमें से आप चेक नहीं दे सकते किसी को। आपके पास आपने एफडी कराई है, टाइम डिपॉजिट कराया है, टर्म डिपॉजिट या एफडी एक ही चीज़ है। जब आप इसको जमा कराते हैं तो आप उसमें से पैसा नहीं निकाल सकते, तो आप चेक से भी नहीं निकाल सकते हैं, किसी को दे भी नहीं सकते हैं। दूसरा आवर्ती जमा खाता, इसको बोलते हैं रैकरिंग डिपॉजिट, हम बोलते हैं इसको, जैसे इस तरह से बोलते थे आरडी हमने खुलवाई है, तो आरडी में से भी आपको हर महीने अगर मान लीजिए 1000 रुपये हैं, 500 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, कितना आप रैकरिंग में जमा कर रहे हैं, तो उसमें से भी आप किसी को भुगतान नहीं कर सकते, तो ये भी गलत है। मांग जमा, इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट कह सकते हैं, करंट डिपॉजिट भी आप इसको कह सकते हैं। देखो कई प्रकार के खाते होते हैं। जब हम व्यापारिक बैंक के कार्य पढ़ते हैं तो प्राथमिक है, जो पहले जो कार्य हैं, 2 मुख्य कार्य हैं, मांग जमा स्वीकार करना और उधार देना। जमा स्वीकार करने में बहुत सारे खाते होते हैं, जिसमें एक मांग जमा खाता होता है या करंट खाता होता है, चालू खाता जिसको बोलते हैं, उसमें से आप चेक से भुगतान कर सकते हैं, चेक के द्वारा। आवर्ती जमा से नहीं कर सकते, एफडी से नहीं कर सकते, उपरोक्त सभी से बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ पर गए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। ओके बच्चों, ये सी बिल्कुल राइट है, बाकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठा है, सकल घरेलू उत्पाद से सकल राष्ट्रीय उत्पाद करने के लिए किस मद को जोड़ा जाता है? देखो बच्चों, ये है जी डी पी, जीडीपी है, और हमने बनाना है सकल जीएनपी, एनपी, डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है, तो क्या जोड़ेंगे? विदेशों से प्राप्त निवल कार का, यानी कि नीफा जोड़ेंगे। नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, ये हमारा सही आएगा, विदेशों से प्राप्त निवल कार का इसमें जुड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक बजट को कब घाटे का बजट माना जाता है? देखो बच्चों, घाटे का बजट कब होता है? जब सरकार के व्यय सरकार की प्राप्तियों से ज़्यादा हों, खर्चे ज़्यादा हों, आमदनी कम हो। जब सरकार का बजट व्यय सरकार की बजट प्राप्तियों से अधिक होता है तो ये घाटे का बजट होता है, यानी कि जो बजट एक्सपेंडिचर है वो बजट रिसिप्ट से ज़्यादा होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8वां, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई नाम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका सही नाम है। तो ये नाम पूछा था, ये हमने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, केंज के रोजगार सिद्धांत के अनुसार एक सामान्य अवस्था है पूर्ण रोजगार संतुलन या अपूर्ण रोजगार संतुलन। देखो बच्चों, जब हम क्लासिकल रोजगार का सिद्धांत है, जो परंपरागत रोजगार का सिद्धांत है, उसके अनुसार है कि हमेशा पूर्ण रोजगार पाया जाता है। लेकिन केंज ने ये कहा था कि जरूरी नहीं है पूर्ण रोजगार पाया जाए, 3 प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं। तो बेरोजगारी जो है, अपूर्ण रोजगार संतुलन, वो सामान्य अवस्था है। तो यहाँ पर ये वाला सही आएगा, अपूर्ण रोजगार संतुलन, यानी कि लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अपूर्ण रोजगार संतुलन यहाँ पर ओके है। नेक्स्ट, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.75 है तो गुणक का मूल्य क्या होगा? देखो बच्चों, यहाँ पर एक थोड़ी सी दिक्कत ये है कि भी अंग्रेजी में अलग है, जो स्टेटमेंट है इंग्लिश में अलग है और हिंदी में अलग है। यहाँ इंग्लिश में क्या, इफ़ एम पी सी इज इक्वल टू 0.8 देन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी डैट डैश। अब ये देखेंगे, अगर अंग्रेजी में हम करते हैं तो ये वैल्यू डाल देंगे, हिंदी में करते हैं तो ये डाल देंगे, तो आपकी मर्जी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो देखो बच्चों, के इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हम इसको बोलते हैं MPC को। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हमारे पास 0.7 है, तो इसका हम ऐसे करेंगे 1/1 घटा 0.75, तो यहाँ जगह 1/0.25, और इसको अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ये 25/100 हो जाएगा, और उलट देंगे तो 100/25, यानी कि यहाँ हमारा आ जाएगा 4। तो इसमें तो हमारा ये सही आंसर होगा 4 हिंदी मीडियम में। तो इंग्लिश मीडियम में हम यहाँ क्या करेंगे कि ये जो हमारा 75 है, यानी कि 75 है, 0.75, यहाँ पर हम 0.8 रख देंगे।
अब जब हम 0.8 रखेंगे तो क्या होगा कि 1/1 घटा 0.8, यहाँ आ जाएगा 1/0.2। तो 2 को अब हम पॉइंट हटाएंगे तो 2/10, 2 1 जा 2, 2 5 जा, यानी कि 1/1/5। उल्टेंगे तो 5/1 आ जाएगा और इस प्रकार से हमारा आ जाएगा 5 आंसर। इंग्लिश मीडियम में अपने 5 पे निशान लगाना है, हिंदी मीडियम में अपने 4 पे निशान लगाना है। तो ये क्लियर हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11वां। ये क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर 30-40 शब्दों में लिखें। राइट आंसर इन 30-40 वर्ड्स। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या था कि आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करने में क्या क्या शामिल किया जाता है। देखिएगा, आय विधि से जब हम आय विधि से गणना करते हैं तो क्या क्या शामिल करेंगे? राष्ट्रीय आय। देखो, राष्ट्रीय आय जो होती है आय विधि के द्वारा, ध्यान से सुनना कि आय विधि के द्वारा यानी कि NNP@FC हमेशा शुद्ध होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट हमेशा कारक लागत पर होती है, फैक्टर कॉस्ट पर होती है। याद रखना, केवल आय विधि द्वारा जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो शुरुआत में ही वो नेट होती है और FC पर होती है, जबकि व्यय विधि द्वारा और मूल्य वृद्धि द्वारा वो सकल होती है और बाजार कीमत पर निकाली जाती है। अब ये देखिएगा, क्योंकि जो भी कुछ मूल्य वृद्धि होती है वो सकल में होती है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय आय के द्वारा जब हम निकालते हैं तो वो शुद्ध निकलेगी और कारक लागत पर निकलेगी। उसमें हम क्या क्या शामिल करेंगे? कर्मचारियों का पारिश्रमिक शामिल करेंगे, परिचालन अधिशेष, जो परिचालन अधिशेष है इसमें लगान, लाभ और ब्याज का जोड़ होता है। लगान यानी कि रेंट इसको हम बोलते हैं, और लाभ प्रॉफिट बोलते हैं, और इंटरेस्ट, ये तीनों चीज़ों का जोड़ होता है, परिचालन अधिशेष होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस हम इसको बोलते हैं। तो ये देखिएगा, सब नियोजितों की मिश्रित आय। देखिएगा, यहाँ पर मिश्रित आय जरूर इसमें शामिल होती है। जिन लोगों का कोई रोजगार नहीं होता है, स्वरोजगार जो होता है उससे मिश्रित आय प्राप्त होती है। जिन्हें ना तो प्राइवेट जॉब मिलती है ना सरकारी मिलती है, या लेना नहीं पसंद करते, वो अपना काम शुरू कर लेते हैं और उनको मिली जुली आय प्राप्त होती है। जैसे वकील की आय है, डॉक्टर की आय है, या भाई जिसने अपनी खुद की कंपनी लगाई है तो उसको। विदेशों से निवल कारक आय भी इसमें जोड़ा जाता है। जब राष्ट्रीय आय की गणना आय विधि से करते हैं तो राष्ट्रीय आय आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में क्या अंतर है? देखो बच्चों, राजस्व व्यय वह व्यय है जिसके फलस्वरूप न तो सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण होता है, कोई परिसंपत्ति नहीं बनती है सरकार की, और ना ही देयता में कमी होती है। देखिएगा, ना ही देयता में कोई कमी होती है। जैसे सरकार है, सरकार कहाँ पर खर्च करती है? जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, सरकार वृद्धावस्था पेंशन है, वजीफा है, मिड डे मील का खाना है, तो वहाँ पर सरकार को की कोई परिसंपत्ति नहीं बनती है, और ना ही सरकार ने जो उधार ले रखा उसमें कोई कमी आती है। तो ये राजस्व व्यय है। यहाँ अंतर पूछा था, जबकि पूंजीगत व्यय वह व्यय है जो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण करता है और सरकार की देयता को कम करता है। अगर सरकार ने कहीं से लोन लिया है, उधार लिया है, IMF से लिया, वर्ल्ड बैंक से लिया, या किसी और बैंक से लिया, तो उसको वापस पैसे करता है तो उसकी देयता कम हो जाती है। और अगर सरकार किसी प्रोजेक्ट पर लगाती है तो उसकी परिसंपत्ति बनती है। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों का अंतर क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13वां। मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन से हैं? मुद्रा के प्राथमिक कार्य, प्राइमरी फंक्शन पूछे यहाँ पर। प्राइमरी फंक्शंस क्या हैं? तो 2 प्राथमिक कार्य होते हैं, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापदंड या मूल्य की इकाई। ये 2 हैं मुख्य कार्य, प्राथमिक कार्य जिसको हम बोलते हैं। दूसरे होते हैं फिर गौण कार्य, फिर आकस्मिक कार्य, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्राथमिक कार्यों की बात करेंगे। तो मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन से? विनिमय का माध्यम और मूल्य का माप। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है पहला कार्य। इसका अभिप्राय यह है कि मुद्रा के रूप में एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को बेचता है, मुद्रा में बेच देता है, यानी कि वस्तुओं के बदले में मुद्रा प्राप्त करता है, और दूसरी वस्तुओं को खरीदता है। जो मुद्रा प्राप्त हुई उसके बदले में उसको जो वस्तुएं चाहिए उनको खरीद लेता है। मुद्रा क्रय तथा विक्रय दोनों में ही मध्यस्थ का कार्य करती है, यानी कि बिचौलिए का कार्य करती है। अगला पॉइंट है मूल्य का मापदंड या मूल्य की इकाई, मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू। मुद्रा का दूसरा कार्य वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को मापना है। मुद्रा लेखे की इकाई के रूप में भी मूल्य का माप करती है।
अर्थात प्रत्येक वस्तु तथा सेवा का मूल्य मुद्रा के रूप में मापा जाता है। तो ये थे मुद्रा के 2 प्राथमिक कार्य। अब नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय को मापने की मूल्य वृद्धि विधि की संक्षेप में व्याख्या करें। देखो यहाँ पर इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगी, पिछले पॉइंट पर आ गए। देखिएगा ये जो था 12वां क्वेश्चन और 13वां क्वेश्चन आया था मुद्रा के प्राथमिक कार्य, ये हमने क्लियर कर दिए। लेकिन इसके अथवा में एक और था, व्यापारिक बैंक के मुख्य 3 कार्यों का वर्णन करें। देखो व्यापारिक बैंक के जो मुख्य जो कार्य हैं, जो 3 कार्य हैं वो मैं इस वीडियो के लास्ट में लिंक दे दूंगी। मेरा जो चैनल है इकोनॉमिक्स ओशियन, उसमें मैंने व्यापारिक बैंक के सभी जितने भी कार्य हैं वो सभी मैंने इस वीडियो बना रखी है, और वहाँ से लिंक में से आप देख सकते हैं कि व्यापारिक बैंक के मुख्य कार्य कौन से हैं। ठीक है, तो अब 14th क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आय को मापने की मूल्य वृद्धि विधि की संक्षेप में व्याख्या करें। वैल्यू एडिड मेथड जिसको हम बोलते हैं, मेजरिंग द नेशनल इनकम। ये मूल्य वृद्धि विधि भी मेरे चैनल पे है और मैं इसका भी लिंक डाल दूंगी। लेकिन हमने अथवा वाला क्वेश्चन सोल्व किया है यहाँ पर। 14वां जो प्रश्न है 14th, इसका जो अथवा में दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों से बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, हिंदी में क्या कहा गया, बाजार कीमत पर यानी कि मार्केट प्राइस पर सकल और ग्रोस भी निकालनी है, बाजार कीमत पर भी निकालनी है, और राष्ट्रीय उत्पाद निकाला, नेशनल भी निकालना है, यानी कि सब कुछ बड़ा बड़ा करना है। अब देखिएगा, कारक लागत पर उत्पादन का मूल्य, ये उत्पादन का मूल्य दिया गया कारक लागत पर, जबकि हमें क्या चाहिए, बाजार कीमत पर। तो कारक लागत पर उत्पादन का मूल्य हमने ले लिया, ये पहले नंबर वाला जमा करेंगे हम इसको। मध्यवर्ती उपभोग, इसको हम घटा देंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये जमा हो जाएगा। विदेशों से शुद्ध कारक आय, निवल कारक आय है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड यानी कि नीफा है ये, और हमने राष्ट्रीय निकालना है इसलिए ये जमा हो जाएगा, जमा का निशान लगाएंगे। अचल पूंजी का उपभोग, देखिएगा कारक लागत पर उत्पादन का मूल्य था, मध्यवर्ती उपभोग घटा दिया है, और ये जो अचल पूंजी का उपभोग हम एक्स्ट्रा नहीं जोड़ेंगे, इसकी अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं, इसको छोड़ दो। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हम इसमें जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि बाजार कीमत पर पूछा है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से हमने सम किया है। देखो बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद पूछा, तो कारक लागत पर उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग जमा विदेशों से निवल कारक आय जमा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। हमारा जो आंसर आया है वो आया इस प्रकार से 7550 करोड़ रुपीज। इसको आप इंग्लिश में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ हिंदी मीडियम में ही निकाला है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे, अब इसका कैलकुलेट द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट फ्रॉम द गिवन डाटा, GNP निकालना है, ग्रोस निकालना है, GNP निकालना है, लेकिन यहाँ इसने कुछ भी नहीं दिया है गिवन द डाटा। अगर हिंदी मीडियम का हम इंग्लिश मीडियम करते तो मार्केट प्राइस पर इस प्रकार से निकलेगा। वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट लिया, माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन किया, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ दिया इसमें, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्योंकि हमने निकाला GNP एट MP। अगर इसने मार्केट प्राइस नहीं दिया है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम नहीं जोड़ेंगे, अगर ये पूछता खाली GNP। लेकिन इसने कुछ भी नहीं दिया है, हमने ऊपर वाले को देखते हुए हिंदी मीडियम को हमने MP के साथ निकाला है। ओके, तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे 14 क्वेश्चन जो आज के सेट के एग्जाम में पूछे गए थे। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ धन्यवाद।